नवनीत नीरव आए हुए हैं आज। और मेरे प्यारे कवि हैं, प्यारे कहानीकार हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैं कहानियाँ लिख रहा था, मैंने कुछ लिखे थे, छोटे छोटे से ड्राफ्ट थे, और पहली किताब जब आई तो नवनीत ने उसे इतना प्यार दिया था कि मुझे लगता था कि मेरा लिखना बहुत ठीक है। ऐसे कितने लोग होते हैं हमारे जीवन में कि जो आपकी पहली किताब पर आपकी इस तरह से तारीफ़ करते हों कि आपको लगे वाह, मैंने ये अच्छा काम किया है। और इस तरह की बातें आगे चल कर के हमको बहुत बहुत अधिक प्रोत्साहन देती है। हम लिखना चाहते हैं और आगे लिखना चाहते हैं। नवनीत आज यहाँ पर हैं बाड़मेर में। स्वागत है नवनीत आपका। थैंक यू। सभी को नमस्कार, जो भी साथी देख रहे हैं, और किशोर जी का धन्यवाद। किशोर की वजह से बाड़मेर की जो खूबसूरती है, खूबसूरत सी जगह है बाड़मेर। किताबों में काफ़ी पढ़ा था। जब देश के पश्चिमी भूभाग का जिक्र होता है, रेगिस्तान का जिक्र होता है, तो बाड़मेर का जिक्र अवश्य होता है। बिज्जी की कहानियाँ, बालहंस पत्रिका, आज मैं अभी बाड़मेर बाज़ार में था तो पुरानी चीज़ों का जो जिक्र कर रहा था, उसमें बाड़मेर को कहाँ कहाँ से मैं देख पाया। वो बिज्जी की कहानियाँ, बालहंस, शायद मनी कॉल की एक दो फिल्में थीं। प्रकाश झा ने बिज्जी की कहानी पर ही सदगति बनाई थी, या कोई इस तरह की एक फिल्म बनी थी। तो रेगिस्तान अलग अलग तरीक़ों से मुझे अपील करता रहा, और उसमें एक्सटेंशन होता है जब 2010 के आसपास किशोर चौधरी की कहानियों को पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। चौराहे पर सीढ़ियाँ, और एक तरह से कहा जाए तो हिंदी साहित्य में पहला बेस्ट सेलर, अरे नहीं। और कहीं ना कहीं एक सीरियस लिटरेचर को लोगों तक पहुंचाने की एक मुहिम थी। किशोर ने शुरू किया था। हिंदुंग प्रकाशन से उस समय शैलेश जी जुड़े थे, और बाकी तमाम जो नए लोग साहित्य से जुड़ रहे थे, जिसमें बिहार से एक मैं भी था। और मैंने किशोर की किताब चौराहे पर सीढ़ियाँ मंगाई थी, पढ़ा था। और उस समय अविनाश दास मोहल्ला लाइव चलाते थे, जो अभी फिल्म मेकर हैं अनारकली ऑफ आरा के। तो मैंने वहाँ एक छोटी सी टिप्पणी जैसी, वो समीक्षा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो साहित्यिक युवा परिदृश्य था उस पर टिप्पणी करते हुए मैंने चौराहे पर सीढ़ियाँ का जिक्र किया था कि पढ़ा लिखा आदमी कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने समाज की जड़ें खोदता है। कुछ इस तरह के बहुत सारी पॉपुलर लाइनें थी जो कि काफ़ी अंदर से छूती थी। और उसके बाद तकरीबन 3-4 सालों के बाद मिलना भी हुआ किशोर से। पुस्तक मेले में तो मुलाकात होती रही, फिर 2-3 बार जो बाड़मेर आया तो 2014-15 में एक मुलाकात हुई थी। उसके बाद हम अभी बाड़मेर शहर में मिल रहे हैं। तो मैं तो आभार किशोर चौधरी का करना चाहूँगा कि इनकी वजह से आज आप सभी से भी बातचीत हो पा रही है, और इनसे काफ़ी देर से हम लोग अभी बहुत से विषयों पर बातचीत करते रहे। अच्छा नवनीत, सबसे अच्छी बात क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए आपने काम किया। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपने मुझे एक बार आमंत्रित किया था। तो उस समय मुझे ये बहुत जो अपीलिंग सा लगा कि आप जीते जागते लोगों को तकनीक के इस दौर में अगर रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं तो ये बड़ा सुंदर काम है। और बहुत सारा काम ऐसा है कि जो अनछुआ रह जाता है, लेकिन हम अपने एफर्ट लेकर के वो काम करते हैं। तो मैं अक्सर ऐसे जो अवसर खोजता रहता हूँ कि आपके जैसा कोई लिखने वाला व्यक्ति, कोई सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति जो कहीं मिल जाए, तो मैं फिर सोचता हूँ चलो कुछ 2-4 बातें कर ली जाए, आपके अनुभव बांट लिए जाएं। राकेश कुमार सिंह भी आए थे तो हम लोग यहीं बैठे हुए थे। ओके। पर उस दिन मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वे साइकिल चलाते हुए आ रहे थे, बहुत दूर से उन्होंने लंबी जो क्या यात्रा की थी, और वो महत्वपूर्ण काम कर रहे थे बहुत। अभी मैं जो अंदर गया, मेरे पास में कुछ पुस्तकें हैं जो मेरे लेखक ऐसे कि जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनके लिखने से प्यार करता हूँ। तो ये बहुत सुखद होता है कि आपका जो लेखक है, प्रिय लेखक, उसकी किताब आपकी अलमारी में मिल जाए। और मुझे खोजने में बहुत अधिक वक्त भी नहीं लगा। बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं नवनीत,
और मैं सबसे पहले एक यही काम करता हूँ, नवनीत से कहूँ कि आप अपनी कोई रचना जो है ना, हमारे जो लोग देख रहे हैं, दोस्त लोग देख रहे हैं, उनको पढ़ करके एक बार का सुनाते हैं आप। तो ठीक है, हाँ, काफ़ी दिनों के बाद मतलब कविता पढ़ रहा हूँ। हाँ। थोड़ी नर्वसनेस भी है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है याद। जी। वो शायद समय ही था जिसके प्रभाव में हम भी आ गए। मुमकिन है कि अब न तो मैं और न ही तुम एक दूसरे से मुखातिब होंगे। वो शायद समय ही था जिसके प्रभाव में हम भी आ गए। मुमकिन है कि अब न तो मैं और न ही तुम एक दूसरे से मुखातिब होंगे। एक अनजाने जंगल से अपनों की बस्ती में आन बसा हूँ जरूर, पर मन खाली है। वाह वाह। तुम तो शायद अंधेरों में घुल गई होंगी। तुम तो शायद अंधेरों में घुल गई होंगी, पर तारों से पूछ के बताना जरा, मेरी बस्ती का कौन सा कमरा रात भर टिमटिमाता है। वाह वाह। पर तारों से पूछ के बताना जरा, मेरी बस्ती का कौन सा कमरा रात भर टिमटिमाता है। अच्छा नवनीत, ये बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ से आरंभ हुई, कहाँ कहाँ पर आप लोग आपने जो अध्ययन किया, जी ये सारा सिलसिलेवार एक बार का पता है मुझे। इससे बड़ा प्यार होता है कि मैंने जिन स्कूल्स के अंदर समय बिताया, दाखिला लिया, जहाँ पर मैं पढ़ा, तो मैं उसे याद करके बड़ा खुश होता हूँ। जी। आप बताएं कहाँ से शुरू होता है? मूल रूप से जो बचपन गुजरा है वो उस समय अविभाजित बिहार कह सकते हैं। जी। अब झारखंड के हिस्से है वो जगह, और एक छोटा सा जिला है गढ़वा, गढ़वा झारखंड, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ से जो सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट है उससे लगता हुआ है। तो गेटवे ऑफ छोटा नागपुर उसको कह सकते हैं। हरा भरा काफ़ी, थोड़ा सुदूर है, जो अभी भी कैपिटल है वहाँ से। तो कल्चरली बोल सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति, जो जीवन है वो काफ़ी मतलब डाउन टू अर्थ लोग मिलते हैं। तो बेसिकली वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई। मेरे फादर वहाँ कॉलेज में प्रोफेसर थे, लास्ट ईयर वो रिटायर किए। जी। उसके बाद मैं रांची चला गया, स्नातकोत्तर एमएससी कर रहा था गणित में, और कोशिशें थी उस समय थोड़ी लिखने की। दोस्त कुछ मिले थे रांची में, एक छोटा ग्रुप था, कविताएं लिखते थे, कहानियां लिखते थे। युवानी कार्यक्रम में कोशिश ये होती थी कि शायद मौका मिल जाए, तो थोड़ा प्रयास हमारा उसके ऊपर रहा। और फिर स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते करते फिर मेरा दाखिला भुवनेश्वर के किट यूनिवर्सिटी में हुआ रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए। तो फिर मैं वहाँ से एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट करने चला गया। 2 साल की पढ़ाई मैंने भुवनेश्वर में रह के की। 2010 में पढ़ाई पूरी हुई, और फिर काम के सिलसिले में ज़्यादातर समय अभी मैंने राजस्थान में ही बिताए हैं। बहुत अच्छा। जो नवनीत, हर उम्र का ना एक अध्यापक होता है, हमारा प्रिय अध्यापक, जो कि हमारी स्मृति में और हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ चलता है। ऐसे कोई अध्यापक आपको याद आते हैं? अध्यापक तो ज़्यादातर समय अगर पढ़ने की बात करें, जो बेसिक स्कूलिंग है उस समय कोई गाइड करता है, तो मेरे फादर, मेरे पिताजी वही टीचर थे जिन्होंने हर तरीके से कोशिश की कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। क्योंकि थोड़ा रुझान लिखने पढ़ने को लेकर था, तो शायद कुछ चीज़ें इधर उधर जाने की कोशिश भी होती थी जी। लेकिन वो पेरेंट्स तो थे ही, अभिभावक, लेकिन एक अच्छे टीचर भी थे जिन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, और वो कोशिश करते रहे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊँ। और फिर फाइनली मैंने पढ़ाई पूरी की। बाकी अच्छा, ये कितनी अच्छी बात है कि फादर शिक्षक हैं, पिताजी, और हम उनके सानिध्य में बड़े होते हैं जी। उनका मार्गदर्शन होता है। वो रिश्ता कैसा होता है? बार बार बदलता है, हर समय बदलता है। तो
वो रिश्ता जो बचपन में आप कैसे देखते थे, पिताजी क्या दिखते थे, और अब यहाँ तक आते आते क्या बदलाव आपने देखा है इससे? काफ़ी जैसे उनके कुछ प्रिंसिपल रहे हैं, अभी भी मैं याद करता हूँ। तो उनके साथ उन्होंने कोई ऐसी समझौता या फिर उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ या थोड़ी ढील ढाल उन्होंने नहीं की। अब मेरे केस में मैं बात करूँ तो जैसे पढ़ना है आपको, तो पढ़ने के लिए जितने प्रयास जतन किए जा सकते हैं मुझे करना था, लेकिन साथ साथ में उन्होंने किए थे। जैसे अभी परीक्षाओं के दिन मैं याद कर रहा हूँ, सुबह उठने की एक बातचीत होती थी हमारे यहाँ कि रात में सोने से पहले वो कहते थे कि 4 साढ़े 4 तक सुबह उठना है। अब ठीक है, उस समय रेडियो सुना करता था मैं, तो थोड़ा देर रात भी हो जाए, सुबह में वो अपने टाइम से उठ जाते थे, आके उठा देते थे और उठा के कहते थे कि अब पढ़िए। तो हाथ मुंह धो के फ्रेश होके हम पढ़ने बैठ जाते थे। फिर वो आधे घंटे 45 मिनट में फिर आके चेक कर जाया करते थे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। हाँ। तो कुछ चीज़ें बड़ा डिसिप्लिन्ड वे में चली हैं। उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो काफ़ी हद तक पूरी की। काफ़ी हद तक क्या, ये पूरी पढ़ाई में काफ़ी प्रयास रहा है उनका, स्कूल में रहा या फिर कॉलेज में आया, फिर आगे की जो पढ़ाई रही, क्या करना है क्या नहीं करना है में भी काफ़ी बातचीत हुई उनके साथ कि भविष्य में आगे क्या करना है। अब देखता हूँ मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी मतलब उतनी डिसिप्लिन तरीके से तो बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन देखने का नज़रिया जो समाज का है, कोशिश करते हैं कि वो मेरे अनुभवों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। वाह। और मैंने देखा है कि उस पर कोई अब राय टिप्पणी नहीं करते। उसमें कुछ बात जोड़नी हो तो वो जोड़ देते हैं, लेकिन वो फाइनली आपका डिसीजन है कि आप उससे एग्री होते हैं कि नहीं एग्री होते हैं। अच्छा, यही होता था मेरे साथ भी। 9th 10th के अंदर फादर जो है, पिताजी, मुझे सुबह 4:30-5 बजे उठा दिया करते थे, पर मैं कभी पढ़ नहीं पाया। मुझे हमेशा उस समय बहुत गहरी नींद आती थी। मुझे लगता था कि ये कितना बड़ा पनिशमेंट है ये। लेकिन मैं उनको याद करता हूँ बाद में, जब भी मैंने ये महसूस किया, देखा कि मैं जो भी लिखना चाह रहा था, पढ़ना चाह रहा था, जो मेरी अभिरुचियाँ थी, उसका उन्होंने बहुत पक्ष लिया कि अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम ये करो, पर तुम सोच लो कि क्या वाकई तुम यही करना चाहते हो। जी। और वे बहुत ही कम बोलते थे, इतना कम कि अक्सर ऐसा महसूस होता था कि कहीं वे रूठ तो नहीं गए। पर ये बहुत बाद में समझ में आया कि वे अल्पभाषी हैं, बहुत ही कम संवाद करते हैं, लेकिन प्यार खूब करते हैं भीतर से। बिल्कुल। जैसे इंटरेस्ट की बात करें, है ना, जो लिटरेचर है, साहित्य है, ऐसे मेरी माँ है, उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है तो काफ़ी मतलब साहित्य की ओर रुझान रखने वाला परिवार रहा है, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें आई हैं। लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड करने में आपके इंटरेस्ट को, आपके पैशन को, या फिर आपको लिखने में मदद करने, तो फादर ने कई बार सीधे सीधे वो कॉपी चेक करना, एक होता है ना कविताओं की कॉपी चेक करना, वो भी किया है उन्होंने। बेसिकली वो फोक, जो भोजपुरी फोक है, उसके आर्टिस्ट रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो पटना के। और फिर बाद में जब एफएम रेडियो की एक मुहिम शुरू हुई थी पूरे भारत में, आई थिंक 93-94 में, बिल्कुल, तो पलामू जो ज़िला है हमारा, एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एफएम केंद्र शुरू हुआ था। और वहाँ वो कंपेयर के रूप में काम करते थे कैजुअल आर्टिस्ट के लिए। मुझको याद है कि वो हर गुरुवार मास्टर जी एक ग्रामीण सभा कार्यक्रम में बनते थे जी। और फिर आकाशवाणी की टीम भी घर पर आती थी, क्योंकि वो गांव में जाती थी आकाशवाणी की वो नीली वाली गाड़ी, आकाशवाणी गांव में। तो कुछ वहाँ से भी चीज़ें आई अपने पास, और उन्होंने कभी मना नहीं किया कि आप लिटरेचर क्यों कर रहे हैं। और बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं साहित्य और साहित्य से जुड़े जो भी काम होते हैं उसमें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, लिखना चाहिए। और जो भी पॉसिबल लिटरेचर था, पत्रिकाएं थी, वो उपलब्ध पहले उनके माध्यम से हुई, और फिर धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट लगा तो हम उसको लेके अभी आगे। पहली रचना शायद उस तरह से याद तो नहीं है, लेकिन पहली रचना जो रेडियो में युवा रचना प्रक्रिया क्या थी? कब लगा कि ये बात बिल्कुल लिखने लायक है
और साथ में कब ये महसूस हुआ कि यार इसे कहीं छप भी जाना चाहिए? छपना तो काफ़ी विलम्ब से हुआ मेरा। पहले रेडियो में उन चीज़ों को पढ़ा गया जो लिखी गई, अच्छा। स्पेशली कविताएं, सॉरी। लिखना तो बेसिकली जैसे सब लोग करते हैं, किताबें पढ़ना। हमारे यहाँ याद है मुझको कि सबसे पहली किताब जो मेरी स्मृति में है वो है नीरज की पाती, जो वाणी प्रकाशन से आई हुई है, और पापा ने किसी जर्नी के दौरान कर दी होगी। फिर दूसरी जो किताब याद आती है वो विजय वाते ने संपादन किया था, उजाले अपनी यादों के, बशीर बद्र। और तीसरा है साये में धूप, जो दुष्यंत जी, दुष्यंत कुमार जी की। तो ये 3 किताबें ऐसी रहीं जिनको खूब पढ़ना हुआ, याद भी करना हुआ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। वाह। बशीर बद्र शायद वो प्रिय इसलिए है कि उनको उस तरह से पढ़ा गया कि इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, राही हैं सब एक डगर के, सब पर प्यार लुटाता चल। गोपाल दास नीरज जी। और यहाँ सायों के, यहाँ के दरख्तों के सायों में धूप लगती है, तो ये दुष्यंत। तो इस तरह से पढ़ना हुआ। रेडियो ने काफ़ी सोचने के तरीके को प्रभावित किया, खासकर जो समाचार प्रसारण सेवा बीबीसी की थी, रेडियो डाइचे वेले आता था रात को। ये अभी जैसे जिस समय बैठे हुए हैं तो ये समय होता था विदेशी प्रसारण सेवा को सुनने का, जो डाइचे वेले जर्मनी से आता था। रेडियो रूस के प्रसारण आया करते थे आधे घंटे के लिए। जापान रेडियो का आया था करता था संडे को, शायद 10 बजे के आसपास। वेटिकन सिटी अपना प्रोग्राम चलाता था, वेटिकन भारती के नाम से। तो ये सारी चीज़ों ने काफ़ी मदद की सोचने के लिए। मतलब एक छोटे से ज़िले में आप हैं, इंटरनेट नहीं है उस समय, बिल्कुल, तो बाहर की दुनिया कैसे सोचती है, क्या बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि देखिए उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन तो आ चुका था 90 के बाद से, चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी थी। लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के लिए उन बदलावों से आप कैसे परिचित कराएंगे। अखबार बहुत सेलेक्टिव खबरें दिया करते थे, तो अखबार तो हम सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि उसमें साहित्यिक परिशिष्ट आया करते थे। लेकिन रेडियो ने काफ़ी सोचने समझने के तरीके को प्रभावित किया। फिर रेडियो को चिट्ठियाँ लिखना, रेडियो से काफ़ी सारी चिट्ठियाँ भी आती थी जवाब में, या काफ़ी समय तक सिर्फ ट्रांजिस्टर से कान लगाए हुए हैं कि शायद आपकी चिट्ठी पढ़ी जाती है। कुछ क्लब बनाए गए मोहल्ले के बच्चों के कि ताकि इस क्लब के नाम से चिट्ठियाँ लिखी जाए, छोटी गति। बहुत सारे काम किए गए। कुछ पेन फ्रेंड्स बने उस दौर में। बिल्कुल, जैसे एक मुझको याद आता है, रेडियो रूस से एक चिट्ठी आई थी मेरे पास। उस समय चिट्ठियों के आने और जाने में 2 महीने लगते थे। तो मॉस्को यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती थी, इंडियन रिलीजियस एंड कल्चर सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हुआ करती थी, दाना पीटरसन। उनके साथ लगभग 2 साल तक बातचीत का सिलसिला यूं ही चला रहा। मुझको तो चिट्ठियां लिखने भी, शायद उन चिट्ठियों के बाद ही थोड़ा मैं चिट्ठियां लिखना मैंने शुरू किया। तो उनको चिट्ठी लिखता था, वहाँ से चिट्ठियाँ आती थी। कुछ कार्ड्स आया करते जो खूबसूरत फोटोग्राफ्स हुआ करते थे। तो वो बहुत अमूल्य चीज़ें हुआ करती थी, हाँ। जिसको मैंने आज तक संभाल के रखा है, लेटर्स को। फिर बाद में धीरे धीरे वो होता है ना, कैसे सिरा छूट गया और फिर गुम हो गए हम लोग अलग अलग शहरों में या अलग अलग महादेश में। अब सोशल मीडिया के दौर में भी खोजना, मिल पाना अब संभव नहीं है। लेकिन अच्छा दौर रहा, अच्छी स्मृतियाँ रहीं छोटे शहर की, रेडियो की। सुंदर कविताएं लिखते हैं आप, काफ़ी, जो कि शीर्षक भी है, मन गीला नहीं होता जी। तो असल में लिखना, कविता का लिखना या कोई भी रचना कर्म जो है, उस रचना कर्म को लेकर के हमारे बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। यश हो सकता है, धन हो सकता है, प्रसिद्धि हो सकती है, ठीक है, और आत्मसंतोष भी हो सकता है। और कई बार हम समझते हैं कि सामाजिक सरोकार भी आपका विषय हो सकता है, कि अगर आप लिख रहे हैं
और सामाजिक सरोकार आपको इस काम के लिए प्रेरित करते हैं कि समाज में जो कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, या उसे आप लिख करके भी अभिव्यक्त करें। बिल्कुल। वो एक इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन है कि जो मेरा बचपन था, उस बचपन में मैंने जिन चीज़ों को, जिन घटनाओं को, जिस भूगोल को जैसे महसूस किया, वैसे मैं लिखूं तो शायद इस उम्र का कोई बच्चा अगर उसे कभी कभी बाँच ले तो उसे ये समझ आ सकता है कि उस समय का बाड़मेर कैसा था। बिल्कुल। तो आपके लेखन में बहुत सारे इस तरह के बिंब हैं जो कि गाँवों से संबंधित भी हैं, जहाँ पर गांव है, गली है, घर है, कमरे हैं, ऐसे। जी। तो ये सायास है या अनायास? फिर फादर का जिक्र आएगा, पिताजी का। जो छुट्टियां स्कूलों में सबसे अच्छी छुट्टियां हुआ करती हैं आज भी, ऑफिसेज में उस तरह की छुट्टियां नहीं मिलती। तो गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी, जाड़े की छुट्टियां हुआ करती थी, और जब भी कुछ लंबा अवकाश इस तरह का होता तो जी, रोक तो दिया था बीच में। गांव चले जाते थे। हाँ। उनका अपने गांव से काफ़ी लगाव रहा, जो कि बिहार के भोजपुर ज़िले में है। मूल रूप से वो सारा बचपन, युवावस्था उन्होंने गांव और गांव के इर्द गिर्द ही बिताया था। तो सारी चीज़ें वो गांव के दृष्टिकोण से ही देखते समझते। आज भी रिटायरमेंट के बाद उनकी ख्वाहिश रही है कि गांव में और उसके आसपास जाके रहें, और कोशिशें भी करें। तो गांव लेके चले जाते थे, और गांव लेके जाने का मतलब हमारी स्मृतियों में स्कूल के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ें घूमती हैं वो गांव है। गांव में जो परिदृश्य है, जैसे बस स्टैंड हुआ करता था। बस स्टैंड कैसे बदल गया है, पहले खाली सा दिखता था, फिर एक दो गुमटियाँ जो पान के खोखे की तरह, हाँ, गुमटी जी। गुमटी वो हुआ करती थी, है ना। जैसे ही वहाँ से क्रॉस करें तो मुसहर टोली है, मुसहरी जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ जी। उसको क्रॉस करते हैं। फिर एक नहर से निकला हुआ नदी जैसा, जिसको आहर कहते हैं, उसके किनारे की पगडंडी, उसके किनारे महुए के पेड़ हैं, पीपल का पेड़ है, और जहाँ बहुत सारे खेत हैं। इन सब चीज़ों को आप पार करते हुए आप गांव के अंदर दाखिल होते हैं। अलग अलग विलेज कम्युनिटी, सबसे मिलना जुलना, सबको देखना। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से, घर भी जो था वो बीच में हुआ करता था, जिसमें बहुत, एक बार अगर आप गांव के अंदर जाते हैं अपने घर तो बहुत सारे लोगों से आप मिलते जाते, देखते जाते। सबसे मज़ेदार बात थी कि सारे लोग जानते थे। एक छोटे से बच्चे को गांव के सभी लोग जानते थे, और उस समय मैं भी सबको जानता था। और जानने का सुख बहुत बड़ा होता है। हाँ, कोई आपको रिकॉग्नाइज जी, करता बिल्कुल, है, आप बिल्कुल। किसी को उसके नाम से या उसकी पहचान से रिकॉग्नाइज करते, तो वो मेल मिलाप मतलब कोई ज़बरदस्ती वाला नहीं था, मतलब वो अंदर से बात आती थी। तो लोगों के साथ जो कनेक्शन रहा, उसने कहीं ना कहीं गांव के साथ जो कनेक्शन था उसको और प्रगाढ़ किया, मजबूती से जकड़ दिया। और अभी कुछ भी मैं सोचता हूँ तो शायद पिताजी वाला वो दृष्टिकोण है कि कुछ भी उसी एंगल से देखने की कोशिश करता हूँ। एक तरह से कहूँ कि गांव के या बचपन की जो स्मृतियाँ थी वो एक किसी फ्रेम में ठहर गई हैं। अब जो भी नया फ्रेम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं उससे कंपेयर करता हूँ, तुलना करता हूँ, और फिर बहुत उसके सुंदर, आधार पर ही कोई बहुत बात कहने या लिखने की कोशिश करता हूँ। जो नवनीत का एक संग्रह, कथा संग्रह अभी आ रहा है, मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है इसके बारे में। अभी हाँ, तो अभी वक्त है उसमें। हाँ, वो जब भी आएगा तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताएं, कैसी कहानियां हैं, और पहली कहानी से लेके और कहानी संग्रह तक पहुंचने का सिलसिला क्या रहा है? पहली कहानी जो मैंने लिखी थी वो डायरी के अंदर लिखी थी 2006-07, जब मैं रांची में रहा करता था, और वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी थी। बहुत रेगुलर क्लासेज नहीं थी, तो बैठ जाता था लाइब्रेरी में और कहानी लिखने की कोशिश करता था। तो वो कहानी 2006 में पूरी हुई थी, फरवरी के महीने में, इसलिए कि मुझको याद है कि 2006 का 1 फरवरी से पन्ना
28 तक का लिखा हुआ है जी। और वो नई डायरी थी, तो वो दर्ज हो गई है कहानी, जो बाद में जनपथ एक पत्रिका बिहार से आती है, जो कथानक भी बताइएगा। तो वृद्ध जीवन विशेषांक उन्होंने निकाला था 2 खंडों में। जनपथ में। जी। तो भाग 1 या 2 में वो कहानी आई, वो मेरे शहर की ही कहानी है, जो गढ़वा ज़िला है झारखंड का, और वो भी एक पिता पुत्र और पिता और माँ उनके बीच के रिलेशन की वो कहानी है। अच्छा जी। जितनी समझ थी उस समय, जितना देख पाया था, तो वो कहानी भी इस संग्रह में शामिल है, मरुस्थल नाम से। मरुस्थल जिस तरह से मैं उस समय समझ पाता था, इसलिए शायद वो शीर्षक मैंने मरुस्थल दिया था, कि जीवन का कैसे धीरे धीरे ड्राई होते चला जाता है, क्षरण होते चला जाता है, और वहाँ पौधे और वनस्पतियाँ कम होती चली जाती वाह, हैं। सुंदर। तो इसको लेके वो कहानी लिखी थी। उसके बाद कहानी लिखने का दौर जो है वो 2012-13 से शुरू हुआ। मन गीला नहीं होता के प्रकाशन के बाद जी लगा कि कहानियाँ लिखनी चाहिए, और कविताओं से थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, कि जो भी लिख पा रहा था वो शायद मैं उतना संतुष्ट नहीं था। अच्छा, ओके। तो इसलिए 13 के बाद मैंने काफ़ी कहानियाँ लिखी, कुल 13-14 कहानियाँ लिखी पिछले 8-9 सालों में, आप कह सकते हैं, जो अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई। और उन्हीं कहानियों का संकलन है जो दुखांतिका नाम से मैंने उसको दिया है प्रकाशित होने के लिए, वो अगले महीने आ रही है। अच्छा नवनीत, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लिख रहे हैं और लिखने के दौरान सीखते रहते हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के दौरान ये भी सीखते हैं कि पढ़ना कैसे चाहिए। तो ये जो लिखने की प्रक्रिया थी, तो पहली कहानी से लेकर के और अभी जो आपने हाल ही में कहानी लिखी है, वहाँ तक आते आते आप खुद का जो रचना संसार है, काम करने का तरीका है, शिल्प है, भाषा है, बिंब है, उसमें आपने कुछ ऐसा महसूस किया है कि आप सीखे हैं लगातार और सीखना चाहते हैं इसको? मैं मूल रूप से पाठक कह सकते हैं, मैं हम सब पाठक जी। वो मेरा शौक भी है, और चेष्टा भी करता हूँ पढ़ने के लिए, मतलब सायास प्रयास भी करता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आसपास लिखा जा रहा है, या पूर्ववर्ती जो लेखक लिख चुके हैं उनको पढ़ूँ मैं। तो काफ़ी कुछ अच्छा लिखा गया है, और जितना पढ़ता हूँ मैं लोगों को, दूसरे लेखकों को, तो अपना तो कुछ भी उसके सामने नहीं लगता, और न ही वो जर्नी समझ में आती है कि सोचने की प्रक्रिया या उसको लिखने की प्रक्रिया क्या रही होगी आज से 8 साल पहले। हाँ, कुछ प्रतिक्रियाएं मिलने लगी हैं, वो भी जानने वालों की, है ना। तो लोगों को कुछ कुछ कहानियाँ अच्छी लगती हैं। अब भगवान जाने वो कहानियाँ वास्तव में अच्छी लगती हैं या जो संबंध अच्छे हैं उसकी वजह से वो बातें कही जाती हैं। लेकिन आसपास बहुत अच्छा लिखा गया है, लिखा जा रहा है, और मुझको लगता है कि सबसे ज़्यादा सुख जो है वो पढ़ना देता है। तो उस प्रक्रिया पर मैं ज़्यादा मतलब सोच पाता हूँ, बता पाता हूँ। खुद की प्रक्रिया के बारे में कोई ख़ास अभी मेरी खुद की समझ भी नहीं है, और उस पर कुछ टिप्पणी भी नहीं कर पाता। अच्छा नवनीत, एक लिखने की सुविधाएं, छपने की सुविधाएं जो ब्लॉगर के बाद में बहुत अधिक बढ़ी, फिर उसके बाद में वेब पत्रिकाएं भी आई बहुत सारी। प्रिंट में बहुत ही कम जगह थी, लिखने वाले बहुत लोग थे। हिंदुस्तान में लगभग हर गांव गली के अंदर कोई ना कोई लिखने वाला है, और शायद हो सकता है पूरी दुनिया में भी ऐसा होता हो, क्योंकि लिखना एक रूप में अभिव्यक्ति है, और हर कोई अपने आप को जो है लोगों के सामने अभिव्यक्त करना चाहता है। इधर मैं बहुत अरसे से ऐसा देखता हूँ कि जो आपने लिखा है उसको लेकर के ऑब्सेशन बहुत होता है, आत्ममुग्धता बहुत होती है आम तौर पे, और आप जो लिख रहे हैं उसके प्रति खुद को जिम्मेदार कम मानते हैं। आप ये सोचते नहीं हैं कि जो मैंने लिखा है उसकी कितनी खामियां होगी कि मैं उनको ठीक करने के लिए अगली लिखाई में जाऊं, रचना में जाऊं, लेकिन उसकी जगह हम उसी एक से बैठ जाते हैं बंद करके। और इसकी वजह से क्या होता है कि
पढ़ना जो है वो बहुत ही कम से कम तर होता जाता है। ऑब्सेशन आपको रोकता है हमेशा, क्योंकि आप अपने आसपास ही रहते हैं, केंद्रित रहते हैं। ये तो आपका अपना खूब अच्छा अनुभव है, और 12-13 साल में आपने इतनी ही कहानियाँ भी लिखी हैं। लेकिन लोग रोज़ लिख रहे हैं, लोगों की 2-2, 3-3 पुस्तकें हर साल आ जाती हैं, ठीक है। तो जो इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है कि एक व्यक्ति चाहे जो लिखे, लेकिन असल में लिखने की प्रक्रिया के दौरान आपका वक्त, आपका सोचने का ढंग, वो आपको किस ढंग से संवारता सजाता है वो? देखिए, अलग अलग लोग होते हैं ना, अपने विविधता तो है ही, पूरा देश विविधता से बना है अपना। तो सोचने या रचना प्रक्रिया या जो आइडिया कहानी के लिए कंसीव करना, वो हो सकता है कि कोई जल्दी कर पाता हो, जी। और किसी को काफ़ी वक्त लगता है, जैसे मुझे काफ़ी वक्त लगता है। ये एक वजह हो सकती है। दूसरी बात है, काफ़ी सारे नेटवर्क्स काम करते हैं ना, सोशल मीडिया और जो ब्लॉगर्स की आप बात कर रहे हैं। तो जो शुरुआत 2006, 7, 8 में काफ़ी सारे लोग ब्लॉगर्स के थ्रू आए, और उसमें से काफ़ी अच्छा भी लिख रहे हैं लोग। जैसे आपको ही सबसे पहले ब्लॉगर के थ्रू ही पढ़ा, संजय व्यास हैं, उनको भी वहाँ से पढ़ा। तो काफ़ी अच्छे लेखक भी सामने आए हैं। ये बात सच है कि पब्लिश होना दुरूह था, कठिन था जी। उस समय तो, और अभी फिर भी पत्रिकाओं की संख्या, लघु पत्रिकाएं की संख्या बढ़ी है, जिसमें शायद कुछ प्रयास करने से रचनाएं आ जाती हैं। लेकिन एक बीच में जो संपादक की भूमिका हुआ करती थी, है ना, आप या तो अपनी रचना के खुद संपादक बने, और नहीं तो फिर एक संपादक जो पत्रिकाओं के हुआ करते हैं, जो कि जेन्युइन एफर्ट किया करते थे, बिल्कुल, उनके भरोसे भी रचनाकार अपनी रचनाओं को छोड़ देता था। शुरुआत में शायद बहुत सीरियस अटेम्प्ट रहा है, चाहे वो ब्लॉगर हो या सोशल मीडिया हो, या कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो कि अपनी रचना सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले शायद चेक करते हैं 2 बार 3 बार, या जब तक वो संतुष्ट नहीं होते। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। हाँ, तो इस प्रक्रिया को एक तरह से जैसे आपके पास आ जाती है ना प्रकाशित करने की जिम्मेदारी, तो गैर जिम्मेदार जो होते हैं प्रकाशन को लेकर या खुद की रचना को लेकर, उनकी संख्या शायद बढ़ गई है। एक महत्वाकांक्षा भी है लेखक होने की, कवि होने की, या लेखक कवि नहीं भी हो तो कहे जाने की, जिस अच्छा, आप ना जो उनको इस तरह से देख सकते, बेचैन भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, जो लोग लिखते भी हैं, तो आप उनकी जैसे ही वो कुछ लिख देंगे, पोस्ट कर देंगे, अचानक से आपको दिखेगा कि उसके बाद में वो फिर कुछ न कुछ लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। ये जो भीतर की बेचैनी, अटेंशन की, ये बहुत ही मैं सोचता हूँ कि इस पर ध्यान देना चाहिए सबको। डिजिटल डिवाइस, खासकर स्क्रीन ने और सोशल मीडिया ने क्या है कि एक जो ठहराव था जीवन का ना, ठहर कर चीज़ों को देखना, सोचना, उस बेचैनी को काफ़ी बढ़ा दिया है ना, उस बेचैनी को बढ़ा दिया है, व्यग्रता को बढ़ा दिया है, धैर्य की कमी होते जा रही है। तो इसकी वजह से वो धैर्य नहीं है, या चूक रहा है, या शिथिल पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये होता है कि एक रचना हम पोस्ट करते हैं, फिर लोगों ने उसको लाइक किया, कमेंट किया कि नहीं, तो फिर बार बार उसको देखना होता है। फिर थोड़ी सक्रियता इसलिए होती है कि शायद कुछ कमेंट आए, हाँ बिल्कुल, एप्रिशिएशन, वो आत्ममुग्धता भी कह सकते हैं ना, अपना चेहरा जैसे सबको पसंद आता है, वही शायद अपनी रचना भी पसंद आती है। तो वो सोच भी नहीं पाते, या सोच नहीं पा रहे हैं कि हमने इसको क्यों लिखा है, इसके लिखे जाने की क्या वजह है। सृजन के सरोकार मैं तो उतना नहीं जानता कि क्या हो सकते हैं, लेकिन जो आत्म संतुष्टि या फिर कहीं कुछ सामाजिक आपके सरोकार हों, उनको भी तो संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो मनुष्य का बेड़ा अपने हाथ में होता है ना, वो चाहे तो जिधर पार लगाए। अच्छा, ये बात मैंने आपसे इसलिए भी मतलब पूछी कि जो लोग दोस्त हैं, जो सुन रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनको भी ये आए समझ में कि आपको अपनी इस तरह की जो
जो अधैर्य है आपका, जो आपके भीतर जो चीज़ें होनी चाहिए कि आप जो हर समय कोई किसी का अटेंशन चाहते हैं, उससे बाहर आने का काम करें, उसका उपाय ये है कि आप लिखने के बाद में कोई दूसरा काम भी करें, पढ़ें भी सही। बिल्कुल। लिखना कभी मेरे लिए, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ इस बात को, कि रोज का काम नहीं रहा है। डायरी भी नहीं लिखता मैं, जबकि यात्राएं बहुत करता हूँ मैं। मुझको लगता है कि हर चीज़ लिखी नहीं जानी चाहिए या जा सकती है। जैसे हर दृश्य का फोटोग्राफ, जैसे आजकल बीमारी है सेल्फी या जहाँ भी गए वो तमाम 50-100 क्लिक्स कर दिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। स्मृतियों पर भी भरोसा करें ना, इंसान है हम। हाँ, स्मृतियों के सहारे हम सुंदर लोग बात कही आपने। जीते हैं। तो स्मृतियों में पर भरोसा करना, या फिर वो इंसान का एक बड़ा गुण है धैर्य, है ना, जो भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में भी कहते हैं। तो अलग अलग जो पुरुष के धैर्य बताए गए हैं, तो इंसान के लिए मैं उसकी बात करता हूँ। तो वो धैर्य किस चीज़ के लिए? पहले तो देखने का धैर्य, ठीक है। फिर उससे जो संवाद आपका होता है, किस तरह का संवाद कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं संवाद की, और फिर उसमें से जो आपकी स्मृतियों में ठहर जाए, महीने में, 6 महीने में, साल भर में, वो पकने, कहते हैं लोग कि पकने देते हैं। उसमें से जो क्षण के आए वो शायद आपके लेखन में आए तो परिष्कृत भी होगा, या बहुत सारे लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ने वाला भी होगा। अच्छा नवनीत, हमारी बातचीत बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन हम इससे संक्षेप में ही रखेंगे। एक आप जो अपनी कोई जो रचना पढ़ दें, कविता, और उसके बाद में मैं अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आपने आपके पसंदीदा जो कहानीकार हैं जिनको इन दिनों में पढ़ा है, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। पहले एक कविता सुन लेते हैं आपसे। एक कविता, ये भी रांची में जब रहता था रेडियो के दिनों में जी, तो ये लिखी गई थी, जितनी भी उम्र रही हो। शीर्षक दिया था आसमानी छतरी। अच्छा, ठीक है। याद है तुम्हें पिछले साल की बारिश का वो दिन, इस पार्क के कोने की सीमेंट वाली वो बेंच जहां आखिरी बार हम बैठे थे। तुम अचानक ही सिमट आई थी मेरे समीप, एक अनजाने भय से। जबां खामोश थी पर जज्बात के बादल उमड़ आए थे। मौसम रुआंसा हो रहा था, दोनों के जिस्म बारिश में ऐसे सराबोर हो रहे थे मानो कोई पाल वाली नाव बीच समंदर में भीग रही हो। वाह। ठंड से कांपते थरथराते तुम्हारे गुलाबी होंठ भीगकर सफेद हुए जाते थे। बारिश की परवाह कहाँ थी हमें, हम तो सिर्फ रोए जाते थे। और तुम्हारी वो आसमानी छतरी खुली औंधी न जाने कितनी देर तक भीगती रही थी, जाते वक्त जिसे तुम वहीं भूल आई थी। वाह वाह। तुम तो चली गई, पर मैं आज भी उसी बेंच पर आ बैठता हूँ हर एक बरसाती दिन में। तुम तो चली गई, पर मैं आज भी उसी बेंच पर आ बैठता हूँ हर एक बरसाती दिन में, इस आसार में शायद तुम आओगी अपनी छतरी लेने। फुर्सत मिले कभी तो आकर देखना जरा, फुर्सत मिले कभी तो आकर देखना जरा, पार्क के उस कोने में एक बरसाती फूल खिला है, बिल्कुल तुम्हारी उस खुली औंधी आसमानी छतरी जैसा। बिल्कुल तुम्हारी उस खुली औंधी आसमानी बहुत छतरी सुंदर, जैसा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, भाव से भरी हुई कविता। कितना सुंदर होता है लिखना। वो समय सुंदर था, है ना। वो अवस्था सुंदर थी। शायद बहुत सारी चीज़ों को नया नया देख रहा था। वो नएपन का जो एहसास होता है ना, उसने शायद, अब कविता जैसी भी बनी हो, लेकिन वो फीलिंग्स काफ़ी अच्छी थी, अच्छी। अभी भी याद करता हूँ तो इसके बनने की जो प्रक्रिया थी काफ़ी सुकून देती है वो। बहुत सुंदर। अच्छा ठीक है, आखिरी बात करते हैं जी। जो कहानियों के बारे में। इन दिनों कौन से जो कहानीकार, कथाकार हैं जिनको आपने पढ़ा है? कहानीकार में
कुछ लोगों को मैं नियमित रूप से फॉलो करता हूँ, पढ़ता हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है नवनीत कि लोग ऐसा चाहते हैं कि जैसे मैं कहानियाँ कह रहा हूँ तो सब लोग मुझे ही पढ़ें, जी लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हर व्यक्ति का मन होता है और उसके मन के लिखने वाले कथाकार होते हैं। तो ये बहुत सुंदर है कि हम बहुत ही कम लोग जो हमारे मन को भाते हों, हम उन लोगों के साथ बने रहें, उनकी रचनाओं के साथ बने रहें। जी। कोशिश पहले से भी रही है शुरुआत में। जैसे अभी पिछले साल जो कोरोना का समय रहा, बहुत सारे फेसबुक लाइव आए, उसमें भी सारे लोगों को तो नहीं देख पाया, कुछ लोगों को, लेकिन जिनको मैं पसंद करता था वैसे शायद लोग लाइव कम ही आ पाए। जैसे एक मुझसे थोड़ा पहले उन्होंने लिखना शुरू किया होगा, कोलकाता में रहते हैं रविंद्र आरोही, है ना। जी। कहानियों की कहानियाँ लिखते हैं। जैसे उनके शीर्षक चित्रकथा, कथा में एक नदी बहती थी, दृश्य जो कहन की शैली है, और सबसे बड़ी बात है जो संवेदना है, एक नयापन जो हमेशा तलाश करता हूँ जो कहानियाँ पढ़ते हुए। जैसे आपकी चौराहे पर सीढ़ियाँ याद करता हूँ, या छोरी कमली जो कहानी है, नएपन की अलग ही खुशबू होती है, वो अलग तरीके से अपील करता है। तो नए कथाकारों में अभी उनका कहानी संग्रह भी नहीं आया है, न कोई उपन्यास आया है, शायद उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो रविंद्र आरोही की कहानियाँ मुझको कमोबेश सारी पढ़ी हैं मैंने। एक जादू हंसी हीरोइन, दिल हुम हुम करे, इसी तरह की शीर्षक भी काफ़ी खूबसूरत, कहानी भी खूबसूरत। मतलब आप टुकड़ों टुकड़ों में ही पढ़ेंगे आप, इतनी मोहती हैं, मीठी लगती हैं, और कई बार पाठ करना पसंद करेंगे। तो उनको मैं पढ़ता हूँ बिल्कुल नए कथाकारों में। वाह। उपासना को पढ़ता हूँ। बिल्कुल, वे तो बहुत उपासना का लेखन सुंदर भी का। काफ़ी पसंद कर आता है मुझे। उपासना रविंद्र आरोही इसी समय में थोड़ा लेट से वो आए। शिवेंद्र जी। शिवेंद्र के कहानी संग्रह भी उनका आया हुआ है, चॉकलेट फ्रेंड करके, और उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है, चंचला चोर। तो लोक और यथार्थ को, वो जादू यथार्थ जिसको कहते हैं, जी जी, उसका बड़ा अच्छा फ्यूजन या पुनर्लेखन कहा जाए। जैसे उनकी एक कहानी है कहनी, हमारे यहाँ लोक कथा है कौवा हंकनी की कहानी। सौतेले बच्चे, उनकी माँ, जो दुख दर्द है, कमज़ोर स्त्री जो लोक कथा में है जी, जिसको उन्होंने पुनर्लेखन करके उसको अलग अलग आयाम से मजबूती प्रदान की है उन्होंने उस स्त्री को, जो पुरानी लोक कथा में शायद कमज़ोर थी या फिर काफ़ी सारे स्ट्रगल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी उसके साथ कुछ षड्यंत्र हुआ है या चाल है, वहाँ पर इन्होंने बहुत तरीके से अपने लॉजिक खड़े किए हैं। और बहुत अच्छी कहानी, मतलब लॉजिक कहने का मतलब, तर्क का मतलब, कहानीपन के साथ कोई समझौता उन्होंने नहीं कहा है। ए घुटरू कहनी कहो ना, एक राजकुमार घुटरू की कहानी है वो। चॉकलेट फ्रेंड्स हमारे यहाँ एक विदेशीय कहानी कही जाती है। भिखारी ठाकुर के समय विद्यापति का चांदी के चोंच मढ़ाए कागा एक कविता है। और नया जो एलिस इन द वंडरलैंड है, मतलब इन तीन चीज़ों को बहुत खूबसूरती से पिरोया है और कहानी बनी है चॉकलेट फ्रेंड्स। मतलब जो दिख रहा है उसको तो लोग दिखाते ही अपनी कहानियों में, लेकिन उनके साथ साथ कुछ नया संसार खड़ा करना, जहाँ कल्पनाओं को सुकून मिलता है। कल्पनाओं को सुकून मतलब जो जहाँ तक कल्पनाएं मेरी जाती हों उसको एक इस तरह से स्पेस देना ताकि आप फल फूल सके, पढ़ते हुए एक लंबी उड़ान ले सके पाठक को। तो ये काम, ये जादू जो है वो शिवेंद्र कर पाते हैं। बहुत सुंदर। और ये तो 3 कथाकार हैं। अब मेरे हम उम्र ही कहें
कम कहानियाँ आई हैं उनकी। अभिषेक कुमार पांडे हैं, बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज के। उन्होंने बहुत कम कहानियाँ लिखी हैं, शायद गिनती की 5-6 कहानियाँ। दिखते नहीं हैं, दिखते नहीं मतलब वो टीचर हैं बाय प्रोफेशन दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में। गाँव की बहुत सुंदर कहानियाँ कहते हैं, जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है, उनकी कहानी काफ़ी पसंद आती हैं। 2-3 कहानियों को पढ़ा है मैंने, और संभावना एक होती है ना कि आने वाले समय में जब हम बूढ़े हो रहे हों तो किसी कथाकार को पढ़ते रहे हों। बिल्कुल, तो अभिषेक वैसे कथाकार दिखते बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। उससे पहले की पीढ़ी में योगेंद्र आहूजा को पढ़ा है। पिछले साल निधन हो गया शशि भूषण द्विवेदी। शशि जी, बिल्कुल। उनके दोनों संग्रह मेरे पास हैं, और उनको अब बार बार पढ़ने की इच्छा होती है, पढ़ता भी हूँ मैं उनको। बाकी काफ़ी नोन नेम हैं हिंदी साहित्य के, उनका नाम अगर नहीं भी लिया जाए। हाँ, नहीं, कोई ठीक बात है ये भी कि वे नॉन हैं, पर हम अक्सर ये जानना चाहते हैं कि हम और हमारे दोस्त किन नए लोगों को पढ़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है नवनीत कि आपको बहुत ही साधारण सरल दिखने वाला व्यक्ति, जिसका साहित्य में हस्तक्षेप आपको नहीं दिखता हो, वो बहुत सुंदर रचनाएं लिख रहा होता है चुपचाप। अखेदान चारण है वो मेरे बहुत ही पुराने परिचित हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के भीतर जो उन्होंने अभी लिखना स्टार्ट किया, कविताएं कहनी आरंभ की, तो वे कविताएं निहायत खूबसूरत कविताएं, और गांव से आपको अपने संबंधों से, आपको जीवन के दर्शन से भी जोड़ती हैं वे। लेकिन वे इतने सादे सरल हैं कि मैं उनसे कहता हूं कि आए हैं तो रिकॉर्ड करवा लीजिए। वे कहते हैं नहीं, मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा। तो ऐसे लोग जो चुपचाप लिख रहे हैं और अपने लेखक होने के प्रदर्शन से बहुत दूर हैं, वहाँ बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। अब इस तरह के, जैसे आप तो एक उदाहरण मैं भी दूं, संजय व्यास हैं, है ना, मतलब छोटा सुंदर गद्य। अब मैं इनको कहूँ कि बार बार पढ़ने की इच्छा जिनको होती है, या पढ़ता हूँ एक पाठक के रूप में, या लिखने की प्रक्रिया जब चलती रहती है तो किन को पढ़ा जाए, ताकि शायद मदद भी मिले, कुछ नए बिंब को देखने समझने में, एक नया नज़रिया विकसित करने में। संजय व्यास जी को पढ़ता हूँ। अभी नई किताब मैंने ली नहीं है, लेकिन जल्दी ही उस किताब को भी पढ़कर उनको अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजूंगा। लेकिन वो भी काफ़ी मतलब उस परिदृश्य से बाहर ही दिखते हैं, जो साइलेंटली अपना काम करते रहते हैं। वे भी आपकी तरह ही, जो इस तरह के पाठक हैं कि अक्सर आप जो उनके पास घर पे जाएंगे तो उनके आसपास आपको समसामयिक पत्रिकाएं और किताबों का एक ढेर मिलेगा, तो वे उसमें खोए हुए ही अक्सर दिखते हैं, लेकिन इसके बारे में बात बहुत कम करते हैं। जब आपके साथ बैठ जाएंगे तो वो अवश्य इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब होता है। हम लोग मित्रों से इस बात के लिए माफ़ी मांग लेते हैं कि आप लोगों ने जो भी इस दौरान लिखा, जो भी टिप्पणियाँ की, लाइक किए, उसको हम देख नहीं पाए। हम दोनों अपनी ही जो हथाई में लगे हुए थे आपस में। सॉरी। हाँ। और अब मेरा उद्देश्य ये था कि आज आए हुए हैं नवनीत, तो मैं इनको कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, कहीं कहीं पर ऐसी जगह पर रहें कि जहाँ से मैं फिर से इनको सुन सकूँ, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से एक अच्छा लेखक, और उसके साथ में अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो वो और भी अच्छा लगता है। तो ये सौभाग्य है कि आपसे इस तरह से मिलना हो गया, और हम बेहद अनौपचारिक रूप से कुछ यहाँ वहाँ की बात कर पाए। ना तो इसे साहित्यिक हस्तक्षेप समझा जाए, ना इसे कोई आलोचना समझी जाए, ना इसे कोई नए और पुराने लिखने वालों पर टिप्पणी समझी जाए। हमारी आपस की बातचीत थी और हमने चाहा कि आप भी इसे देख लें। जी, शुक्रिया, आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे कभी नवनीत जी से। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते। नवनीत जी, मुझे पता नहीं ये बंद हो